लीडरशिप को साइडलाइन कर दिया और एक ऐसे बेरहम अभियान की नींव रखी जो देश में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत करने वाला था। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा चेचन युद्ध वो बस एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। नहीं, ये तो वो भट्टी थी जिसमें वो पुतिन बने जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1990s के रूस में एक ऐसा दौर था वो जब देश सचमुच टूटने की कगार पर खड़ा था। सोचिए, सोवियत संघ टूट चुका था और उसके मलबे पर जो रूस खड़ा था वो बिखर रहा था। इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। मॉस्को का कंट्रोल अपने ही इलाकों से आप कह सकते हैं छूटता जा रहा था। ये एक ऐसा देश था जो अपने वजूद के लिए ही लड़ रहा था। और इसी केओस के बीच में था चेचन्या। अब देखिए, चेचन्या कोई अलग से सोवियत रिपब्लिक नहीं था, वो रूस का ही हिस्सा था। तो जाहिर है, जब 1991 में चेचन्या ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया तो मॉस्को के लिए ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा खतरा था जो पूरे के पूरे देश को तोड़ सकता था। तो इस खतरे को कुचलने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बस यहीं से शुरू हुआ पहला चेचन युद्ध। एक ऐसी लड़ाई जो रूस के लिए एक नेशनल ह्यूमिलिएशन, एक राष्ट्रीय अपमान बनने वाली थी। रूस को लगा कि तो कुछ दिनों का काम है, एक क्विक विक्ट्री मिल जाएगी, पर यह उनकी बहुत बड़ी भूल थी। उन्होंने चेचन लड़ाकों के जज्बे और उनकी गुरेला लड़ाई को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर लिया था। वो लोग अपने पहाड़ों को, अपने शहरों के खंडहरों को किसी भी रूसी सैनिक से कहीं बेहतर जानते थे। हुआ ये कि जैसे ही रूसी टैंक और सैनिकों के काफले राजधानी ग्रोजनी में घुसे, चेचन स्नाइपर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर तबाह करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में एक पूरी की पूरी रूसी टैंक ब्रिगेड खत्म हो गई थी। नतीजा, दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक को मुट्ठी भर विद्रोहियों ने न सिर्फ रोका बल्कि पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो चेचन्या जीत गया, पर क्या इस जीत से शांति आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जीत अपने साथ और भी ज्यादा केओस लेकर आई। युद्ध के बाद का जो ये दौर था ना, जिसे इंटर वॉर पीरियड कहते हैं, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। ये पूरा इलाका जो युद्ध से पहले ही तबाह हो चुका था, अब अपराध और कट्टरपंथ का गढ़ बन गया। और इब्न अल खत्ताब जैसे जो विदेशी लड़ाके थे, उन्होंने इस पूरी लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। ये अब सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं रही, ये एक जिहादी आंदोलन बन गया जिसका मकसद एक आज़ाद देश बनाना नहीं बल्कि वहां एक इस्लामिक शासन लाना था। और फिर दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहला, दागिस्तान पर हमला, और दूसरा, रूसी शहरों में हुए अपार्टमेंट बम धमाके। इन हमलों ने पूरे रूस में डर का माहौल बना दिया और इसी डर ने एक नए युद्ध के लिए जमीन तैयार कर दी। वैसे एक बात है, इन धमाकों के पीछे कौन था, ये आज भी एक बहुत बड़ा राज है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि ये खुद रूसी खुफिया एजेंसी FSB का ही काम था, ताकि जंग छेड़ने का एक बहाना मिल सके। तो इस डर और गुस्से के माहौल के बीच एक नया चेहरा सामने आया। उस वक्त के नए प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन, और उनका एजेंडा बिल्कुल साफ था, इस बार सिर्फ और सिर्फ निर्णायक जीत। पुतिन का अप्रोच पहले युद्ध से एकदम अलग था। देखिए, जहां पहला युद्ध एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था, एक बड़ी भूल थी, वहीं दूसरा युद्ध एक सोची समझी, बेरहम लेकिन बहुत असरदार मिलिट्री ऑपरेशन था। पुतिन की सरकार ने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। इस बार उन्होंने नैरेटिव को कंट्रोल किया, विद्रोह को कुचलने के लिए इतनी ज्यादा मिलिट्री पावर इस्तेमाल की जिसकी कोई हद नहीं थी। पत्रकारों को वॉर जोन में जाने की इजाजत नहीं थी और रूसी टीवी पर इस पूरी लड़ाई को आतंक के खिलाफ जंग बनाकर पेश किया गया। लेकिन इस जीत की एक कीमत थी, और वो मानवीय कीमत बहुत भयानक थी। चेचन लोगों के लिए ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा जानें गईं। सोचिए, 2 लाख लोग। इस अभियान की क्रूरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि करीब 3.5 लाख लोग, मतलब चेचन्या की आधी आबादी को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा था। तो चेचन्या के इन्हीं खंडरों पर व्लादिमीर पुतिन ने सिर्फ एक जंग नहीं जीती, उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य की एक मजबूत नींव रखी। ये उनके कमांडर से राष्ट्रपति बनने का सफर था। और ये सब हुआ अविश्वसनीय तेजी से। सोचिए जरा, अगस्त 1999 में वो एक ऐसे अफसर थे जिन्हें कोई ज्यादा जानता नहीं था, और ठीक 7 महीने बाद मार्च 2000 में वो रूस के राष्ट्रपति थे। इस तूफानी रफ्तार से सत्ता तक पहुंचने के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी,
चेचनिया का युद्ध। पुतिन का जो ये सख्त रवैया था और चेचनिया में जो जीत मिली, उसने उस वक्त की रूसी जनता पर, जो कैओस और बेइज्जती से थक चुकी थी, एक गहरा असर डाला। लोगों को उनमें एक रक्षक दिखने लगा, एक ऐसा लीडर जो देश के खोए हुए सम्मान को वापस ला सकता था। तो युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी जो लेगेसी है, उसकी जो विरासत है, वो आज भी जिंदा है, और सिर्फ चेचेनिया में नहीं बल्कि पूरे रूस पर शासन करने के तरीके में। पुतिन की फाइनल स्ट्रैटेजी थी चेचनिया को किसी तरह शांत करना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अहमद कादिरोव, जो पहले एक विद्रोही था पर बाद में पाला बदल चुका था, और फिर उसके बेटे रमजान कादिरोव के हाथ में सत्ता दे दी। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें कंट्रोल तो मॉस्को का था, लेकिन चेहरा चेचन था। और यही सबसे जरूरी बात है। चेचनिया को कंट्रोल करने के लिए जो भी तरीके अपनाए गए, मतलब पावर को सेंट्रलाइज करना, मीडिया पर पूरा कंट्रोल रखना, किसी भी तरह के विरोध को दबा देना, यही चेचनिया प्लेबुक अगले 2 दशकों तक पूरे रूस पर पुतिन के शासन का ब्लूप्रिंट बन गई। तो हाँ, चेचनिया के युद्ध ने पुतिन को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया और रूस को एक तरह की स्थिरता भी दी। लेकिन ये पूरी कहानी हमें एक